देखिए, टेलियोलॉजिकल ट्रेडिशन में बहुत कुछ नहीं जानना है, बस हल्का सा इंट्रोडक्शन लेंगे इसका। इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। टेलियोलॉजिकल थियोरी ऑफ राइट्स। तो पहले इस वर्ड को देखो, या टेलियोलॉजी में इसको तोड़ो। टेलियोलॉजी का मतलब क्या होता है? टेलियोलॉजी का मतलब होता है डॉक्ट्रिन ऑफ फाइनल कॉजेस। क्या मतलब होता है? RINE, ये एक्स्ट्रा हो गया। डॉक्ट्रिन ऑफ फाइनल कॉजेस, यानी अंतिम कारणों का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन का मतलब क्या हुआ? सिद्धांत। इसका मतलब क्या निकला? अंतिम कारणों का सिद्धांत। बेसिकली टेलियोलॉजिकल ट्रेडिशन ये मानता है कि जो राइट्स हैं, क्या हैं? जो राइट्स हैं आर नॉट डिपेंडेंट, आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी इंस्टीट्यूशन, ऑन एनी इंस्टीट्यूशन। ये भैया किसी भी इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड नहीं करते। नेचुरल, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है। तो प्राकृतिक चीजें किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, सिर्फ प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेंगी वैसे भी, है ना? समझे बात को कि नहीं? जब हम तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो उसमें ये बताते हैं कि भाई जो स्टेट आया है उस पर डिपेंड बस इस वजह से करना है क्योंकि वो उनकी रक्षा करते हैं, है ना? इसमें ये बताया गया है कि भाई कोई रक्षा उक्षा नहीं कर सकता है। देखो, ये किसी भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक। यानी जो राइट्स हैं वो इंसान की वो कंडीशंस हैं, या वो करने की क्षमता है उनकी, जिससे कि उनकी लाइफ क्या हो सके, बेटर हो सके। और जो इंसान की ये क्षमता होती है, उस क्षमता को कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होता है सप्रेस नहीं कर सकता। तो जब सप्रेस नहीं कर सकता है तो इसका मतलब हो गया कि राइट्स भी किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करें। ठीक है ना? इतनी ही बात बतानी थी, याद रहेगी? ठीक है, दूसरे टाइप में चलते हैं। थियरी ऑफ लीगल राइट्स। पहला हो गया ना, थियरी ऑफ लीगल राइट्स। क्या समझ में आ रहा है? कुछ कानूनी वगैरह हैं, यानी अधिकारों को कानूनी रूप दिया गया है। तो देखो, ये जो थियरी ऑफ लीगल राइट्स है, इसका आइडिया देने वाले जो पॉलिटिकल स्कॉलर हुए वो थॉमस हॉब्स हुए। पहले तो बहुत बड़े स्कॉलर रहे ये भी, अपने समय में इंग्लैंड के थे। और दूसरी बात करें तो बेंथम हुए, जिसको जर्मी बेंथम भी कहते हैं। कौन हुए? बेंथम, है ना? इनको यूटिलिटेरियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटिलिटेरियंस। यूटिलिटेरियंस का मतलब होता है उपयोगितावाद। क्या मतलब होता है इसका? उपयोगितावाद। मतलब यूटिलाइज करना किसी भी चीज। भरोसा किस पर विश्वास करते हैं ये लोग? यूटिलाइज कर रहे हैं चीजों को। तो ये याद रखिएगा कि हॉब्स और बेंथम पॉलिटिकल विचार पर, पॉलिटिकल ट्रेडिशन के यूटिलिटेरियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन से हैं, और लीगल राइट्स के समर्थक। किसके समर्थक हैं? लीगल राइट के समर्थक। अच्छा, जॉन लॉक और थॉमस थॉमस हॉब्स का समय लगभग एक ही है ना? जॉन, देखिए, जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स के समय में ही इंग्लैंड में क्या हुआ था
इंग्लैंड में राजा को कुचल दिया गया था, है ना, मार दिया गया था। तो जो लॉक था वो लॉक डेमोक्रेसी का समर्थक था, और जो हॉब्स है वो हॉब्स राजशाही का समर्थन कर रहा है, ठीक ना। तो हॉब्स ने एक बुक लिखी लेवायथन, वो कहता है कि मेरी माँ ने जब मुझे जन्म दिया तो सिर्फ मुझे नहीं, दो लोगों को जन्म दिया। एक तो मुझे जन्म दिया और दूसरा मेरे डर को जन्म दिया। तो ये डर यानी बचपन से ही उसके अंदर किसकी भावना है? डर की भावना है। और ये डर क्या है कि जब वो छोटा था, जब इंग्लैंड में अव्यवस्था फैली, तो उस अव्यवस्था के पीछे का रीजन उसने देखा कि राजा का न होना। तो इस वजह से वो राजशाही का समर्थक बना, यानी कंजर्वेटिज्म में आया। समझे कि नहीं? और लॉक जो थे, लॉक ये चाहते थे कि जनता का शासन हो, इसलिए लॉक डेमोक्रेट्स के समर्थक बने और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में आए। समझे बात को? तो जो जॉन लॉक है ना, जॉन लॉक ये मानते हैं कि प्री पॉलिटिकल स्टेज में जो मनुष्य है वो एकदम मस्त रहता था, किसी भी तरह के कानून की दिक्कत नहीं थी, किसी भी तरह के राजा की जरूरत नहीं थी, किसी भी तरह के जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी। लेकिन हॉब्स क्या मानता है कि उस समय द वार वर गोइंग बिहाइंड एवरी पीपल टू एवरी पीपल, यानी हर मनुष्य का हर मनुष्य के साथ वार था। अभी रूसो ने कहा कि भाई पहले सब ठीक था, बाद में सब झगड़ा करने लगे, फिर बाद में सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये कॉन्ट्रैक्टियन भी हैं और ये यूटिलिटेरियन भी है। थॉमस ऑफ कॉन्ट्रैक्टियन भी है और यूटिलिटेरियन भी है। सिर्फ फर्क किस में है? प्री पॉलिटिकल स्टेज की कंडीशन में। एक राजशाही का समर्थक है और एक लोकतंत्र का समर्थक है, पार्लियामेंट का समर्थक। देखिए ये क्या कहते हैं, ये जो थियरी ऑफ लीगल राइट्स है, इसमें इसकी जो पहली खासियत ये है वो यही बताती है कि नो राइट्स आर ऑब्सोल्यूट। नो राइट्स आर ऑब्सोल्यूट, यानी कोई भी अधिकार अत्यांकित नहीं है। सुना है अत्यांकित शब्द? हम्म? कोई भी अधिकार अत्यांकित नहीं है। नो राइट्स आर ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या? जैसे आपकी स्वतंत्रता है, राइट है आपका, राइट है कि नहीं? तो स्वतंत्रता इज नॉट ऑब्सोल्यूट, या स्वतंत्रता अत्यांकित नहीं हो सकती। अत्यांकित अब्सोल्यूट का मतलब हो गया कि जो चाहो वो करो। तो क्या जो आपके पास फ्रीडम है वो जो चाहो वो करने की इजाजत देती है आपको? तो दैट मीन्स देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। तो whenever we impose some restrictions on rights, so how it can be absolute? It can't be absolute. नहीं समझ में आई बात? क्या आ गई? कुछ नहीं हमें लगा। भाई मेरी बात समझो कि ये लाइन बोली गई है, थियरी ऑफ लीगल राइट्स ये कहता है राइट्स के बारे में कि राइट्स आर नॉट अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट का मतलब जान लोगे तो समझ, अब्सोल्यूट का मतलब हो गया कि जो तुम चाहो वो करो। जैसे मोनार्किज्म में एक राजा की पोजीशन होती है, मोनार्किज्म में राजा जो चाहता है वो करता है, उसने जो बोल दिया वही कानून है, जो बोल दिया वही न्याय है लोगों के लिए, है ना। जैसी व्यवस्था चाहे वो वैसी व्यवस्था बनवा सकता है, यानी जुडिशरी भी वही है, एग्जीक्यूटिव भी वही है और लेजिस्लेटिव भी वही। तो द पर्टिकुलर मोनार्क इज अ अब्सोल्यूट पर्सनालिटी, क्योंकि वो हर चीज का डिसीजन ले सकता है, लेकिन उसके ऊपर कोई डिसीजन ले सकता है क्या? नहीं। तो ये दैट इज अब्सोल्यूटिज्म। ये क्या है? अब्सोल्यूटिज्म, अत्यांकिकतावाद है ये। क्या है? अत्यांकिकतावाद है। मतलब किसी चीज को आप एक्सरसाइज करें बिना लिमिट्स के, है ना। तो स्वतंत्रता को लेकर समझेंगे, अगर आप स्वतंत्रता को एंजॉय करने लगे बिना किसी लिमिट के, तो थोड़ी यहाँ बैठोगे। जब मन करेगा वो दरवाजा खोलोगे निकल लोगे, जब मन करेगा तब आओगे, जब मन करेगा स्कूल आओगे, नहीं नुक्कड़ बैठ के समोसा खाओगे, बिकॉज यू हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम। तो ऐसा कर सकते हो क्या? कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं ना भाई। सम पीपल डू सो कि दैट हम स्वतंत्र देश में पैदा हुए हैं, स्वतंत्र नागरिक हैं, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, तो हम जो चाहें वो कर देंगे। वैसे कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोगों की जानकारी अभी बहुत सीमित है।
और आपकी एज ग्रुप बड़ी सही होती है। इस उम्र में ना ओवर कॉन्फिडेंस इतना भरा होता है ना, पूछो मत। खाली ओवर कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस जैसी चीज तो बाद में आती है, कि मेच्योरिटी के साथ आती है। अगर आप इस उम्र में मेच्योर हो गए तब कॉन्फिडेंस आता है। कहाँ मेच्योरिटी, कहाँ है आप में? ओवर कॉन्फिडेंस है, एक लात मारेंगे धरती का रोटेशन बदल जाएगा। क्या ऐसे भावनाएं होती हैं। साउथ की फिल्म देख के आए, कह रहे हैं कि बीच को तो अकेले संभाल लेंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस है, और आपकी स्वतंत्रता को बताता है कि आप जो सोचते हैं मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, लेकिन जब करने जाते हैं तब समस्या समझ में आती है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूं। ठीक। तो सोचिए कि वो जो समझ में आया आपको कि आप नहीं कर सकते हैं, अगर ये कभी नहीं समझ में आया कि आप कर सकते हैं, तो आप एब्सोल्यूट फ्रीडम में हैं। जंगल में जानवर, तुमको किसी ऐसे आइलैंड पे छोड़ दें जहां सिर्फ तुम हो, तो तुम वहां एब्सोल्यूट फ्रीडम को एक्सरसाइज कर पाओगे। पत्थल उठाना है पत्थल उठाइए, पत्थल अपने सर पे मारना है अपने सर पे मारिए, कोई दिक्कत। वहां कोई शासन नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई कानून नहीं है। समझ रहे हैं बात को? वहां आप एब्सोल्यूट फ्रीडम को एक्सरसाइज, लेकिन जैसे ही समाज में आएंगे आप, समाज में आएंगे तो स्वतंत्रता सबके पास इक्वल है। समान स्वतंत्रता का अधिकार है ना, समानता भी तो है। स्वतंत्रता बिना समानता के कैसे हो सकती है? लिबर्टी विदाउट इक्वेलिटी इज मिथ, है ना? लिबर्टी बिना इक्वेलिटी की तो मिथ है ना। भाई हम कुछ ज्यादा काम कर सकें, आप कुछ कम काम कर सकें, ये एक ऐसी फ्रीडम है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं तो हम भी जो चाहे वो कर सकते हैं। दैट इज लिबर्टी विथ इक्वेलिटी। और विदाउट लिबर्टी इक्वेलिटी इज नॉट पॉसिबल, और विदाउट इक्वेलिटी लिबर्टी ऑल्सो कैन नॉट बी पॉसिबल। ये दोनों एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हुए हैं। ना ही बिना लिबर्टी के आप इक्वेलिटी की कल्पना कर सकते हैं, ना ही बिना इक्वेलिटी के आप लिबर्टी की कल्पना कर सकते हैं। यू कांट इमेजिन। जब आप सोचना है तो दोनों को साथ में सोचना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन करें, दो बच्चों को स्मार्ट क्लास में पढ़ाएं, दो बच्चों को फील्ड में पढ़ाएं, दो बच्चों को पढ़ाएं ही ना, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या मतलब है, जिनको स्मार्ट क्लास में पढ़ाया उनके पास ज्यादा स्वतंत्रता है? जैसे ही तुम्हारे पास ज्यादा स्वतंत्रता हो गई, मेरे पास कम हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? कॉम्प्रोमाइज किया ना मैंने कि तुमको यहीं पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना होगा तो यहाँ पढ़ाएंगे या वहां पढ़ाएंगे, तो सबको लेकर जाएंगे, आप भी सब चलेंगे, तो आपके पास भी इक्वल फ्रीडम, मेरे पास भी इक्वल फ्रीडम। तो इक्वेलिटी विदाउट फ्रीडम और फ्रीडम विदाउट इक्वेलिटी इज नॉट पॉसिबल। इसी वजह से क्या कहते हैं कि अब्सोल्यूट राइट आर नॉट पॉसिबल। मतलब आपको जो भी अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार अब्सोल्यूट नहीं है। मतलब एक मतलब इसका ये निकला कि आप उसको मन चाहे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं। लिबर्टी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, इसमें भी आप लोग अभी नेगेटिव राइट्स और पॉजिटिव राइट्स पढ़ेंगे, ठीक ना? अभी तो थियरीज पढ़ रहे हैं। एक अब्सोल्यूट ना होने का एक मतलब ये भी है कि हो सकता है कि आपके राइट्स कुछ केसेस में छीन लिए जाएं, जब आप समाज के लिए खतरा बन जाएं, तो जीवन जीने का अधिकार आपसे छीना जा सकता है। इनकाउंटर हो रहे हैं, लोगों को फांसी पर चढ़ाया जाना, आपका जीवन का अधिकार छीने जाना ही तो है। लोगों को जेल में डालना आपके स्वतंत्रता के अधिकार को छीना जाना ही तो है। ये कब हो रहा है? जब आप समाज के लिए खतरा बन रहे हैं। समाज के लिए खतरा यानी दूसरों के राइट्स के लिए क्या बन रहे हैं आप? खतरा बन रहे हैं। तो दूसरों के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके राइट को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। जो जेल में गए उनका राइट डिसॉल्व हुआ ना, सिर्फ जीवन का अधिकार बचा उनके पास, स्वतंत्रता तो खत्म हो गई उनकी पूरी, है ना? वो जेल क्यों गए हैं? ताकि समाज के बाकी लोगों के जो अधिकार हैं वो बचे रहें। मैं ही हूं, मान लो कोई भी है, किसी 25-30 लोगों को ऐसे बंदूक लेके मार दिया, अब वो सड़क पे घूम रहा है, सुबह चाय पीने गया 10 लोग को ठोक के चला आया,
शाम को पान खाने गया, 25 लोग को मार दिया। ये समाज के लिए खतरा बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे बन रहा है खतरा? जान लेने की वजह से कि उनके राइट्स को लेने की वजह से, उनके अधिकारों को लेने की वजह से। तो ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना उचित होगा कि नहीं होगा, जो दूसरों के अधिकारों के लिए खतरा पैदा करे? समझे? तो इसी वजह से क्या कहा गया है, राइट्स आर नॉट अब्सोल्यूट। नॉट अब्सोल्यूट मतलब कंडीशनल है। समाज के नियमों का पालन, स्टेट के नियमों का पालन आप करेंगे तबे आपको अधिकार मिलेंगे। लीगल राइट्स क्या कह रहा है कि आपको कुछ कानूनों का पालन करके ही अधिकार मिल सकते हैं। अगर आप कानूनों का पालन नहीं करेंगे तो आपके अधिकार छीने जा सकते हैं आपसे। और छीना भी जाएगा तो किस बिहाफ पर छीना जाएगा? क्योंकि उससे किसी और के अधिकार, किसी और के राइट क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। समझ में आई बात? खाना वाना खाई? क्या खाई? की रोटी? अच्छा, अच्छा मेरी बात समझिए। तो एक पॉइंट तो ये समझ में आया कि नो राइट्स आर एब्सोल्यूट। दूसरी बात समझिएगा, नॉर आर एनी राइट्स इनहेरेंट इन मैन सच एज सो स्टेट इज अ सोर्स ऑफ राइट। मतलब कि अगर कोई अधिकार अब्सोल्यूट नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई आपको दे रहा है, वो कोई ना कोई क्या कर रहा है, दे रहा है। तो जब दे रहा है तो ले भी सकता है, जब दे रहा है आपको तो ले भी सकता है। तो यहां पर थियरी ऑफ लीगल राइट देखो, थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स ये मानता था कि राइट जो है वो स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं है, स्टेट की ओरिजिन से बहुत पहले से चले आ रहे हैं। लेकिन लीगल राइट क्या मान रहा है कि राइट इज द सोर्स ऑफ द स्टेट। राइट इज द सोर्स ऑफ द, राइट इज सोर्स ऑफ द स्टेट। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, कुछ सेंटेंस गलत हो। स्टेट इज द सोर्स ऑफ राइट। पता नहीं क्या लिख दिया मैंने। स्टेट इज द, अच्छा ये सब कभी पढ़ने का मौका तो मिलता नहीं है घर पे, ये पुरानी पढ़ी हुई बातें हैं सब। जब ये पढ़ाते हैं आप लोगों को तो कोचिंग के दिन याद आ जाते हैं जब हम लोग पढ़ते थे। अभी सब्जेक्ट की वैल्यू नहीं है, जब तैयारी करने जाएंगे तब 50-50 हज़ार रुपये देंगे ही पढ़ने का, लाख लाख रुपए देंगे 3-3 महीने के लिए। कोचिंग में जब पढ़ते थे तो गजब डिबेट होती थी, गजब बातें होती थी, क्योंकि वहाँ पर के बच्चों का बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा होता था। सबका तो नहीं लेकिन कुछ का तो ऊंचा ही था। तो थोड़ी ये पुरानी बात है। नहीं, तो स्टेट इज द सोर्स ऑफ राइट। देखिए चलिए, अब मान लेते हैं मरकरी, गैलेक्सी है ये, क्या है ये, मरकरी है, बॉल है। एक बात सुने हो कि नहीं, भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस खड़ी पगुराए। हम्म, बहुत पुराने लोग कहते, सुने होंगे गांव में। इसका मतलब ये होता है ना कि तुम लोगों को कितना भी पढ़ा दिया जाए, वैसे के वैसे रहोगे, किसी भी चीज की सीरियसनेस नहीं समझोगे। गोला है, मार दें सर पे गोला तुम्हारे। पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव से देखिए कि इस मरकरी पर कोई स्टेट है क्या? हाँ, कोई स्टेट है, कोई गवर्नमेंट है? नहीं है, कोई गवर्नमेंट और कोई स्टेट नहीं। अभय को यहीं बैठा दिए। अब अभय चिल्लाए,
अब यहाँ पर सुनो, मरकरी में कंडीशन क्या है? मरकरी में दिन का तापमान 560 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का तापमान -660 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग। बहुत भयंकर है। रात बहुत ठंडी, सुबह एकदम एकदम मतलब आगे बरस रहा है पूरा पूरा मान लो, और रात में माइनस में। तो ठीक है ना। अब ये लाख चिल्ला ले कि आई हैव राइट टू लाइफ, आई हैव राइट टू लाइफ। अब यहाँ राइट टू लाइफ का मतलब होगा क्या है इसके? नहीं होगा, क्योंकि राइट लीगल थियरी क्या मान रही है? लीगल थियरी ये मान रही है कि द सोर्स ऑफ राइट्स इज स्टेट, और यहाँ स्टेट है नहीं। तो राइट टू लाइफ अगर इनको चिल्लाना है तो कहाँ आना पड़ेगा? अर्थ पर आना पड़ेगा। यहाँ अगर चिल्लाए ना, यहाँ अभी पानी की कमी हो जाए, की कमी हो जाए, पानी पानी चिल्लाएं, सरकार पानी भरवाएगी कि नहीं भरवाएगी? यहाँ सुरक्षा की दिक्कत हो जाए, सरकार सुरक्षा देगी कि नहीं देगी? सुरक्षा की दिक्कत मतलब राइट टू लाइफ की दिक्कत। तो इस वजह से ये क्या कह रहे हैं ये लोग? ये लोग कह रहे हैं बेटा कि स्टेट इज द सोर्स ऑफ राइट, दैट इज द थियरी ऑफ लीगल राइट्स। और भी बातें हैं, करेंगे इसमें हम लोग, ठीक ना। अभी आप लोगों का मन मुझे पता है कहाँ लग रहा है। जाइए पढ़िए। थैंक यू।